जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है द एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सौरमंडल, और इस सौरमंडल में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रहों को। ठीक है ना? तो आज हम वहीं से क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो सौरमंडल है, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे वो सीटेट दे रहे हो या यूपी टेट दे रहे हो, या आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वो चाहे जो भी प्रश्न बने, जैसे भी बने, लेकिन बनेंगे। ठीक है ना? और जब ये सेक्शन कंप्लीट होता है तो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो बनता है, वो आप फिक्स कर पाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनना ही बनना है। ठीक है। यानी कोई ऐसा एग्जाम ना हो जहाँ पे इससे प्रश्न न बने। ठीक है। तो आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हम लोग पढ़े थे कि जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और इन ग्रहों का जो ट्रिक है, इसमें हम ट्रिक देखे थे। ट्रिक क्या था कि बस पृथ्वी पर मंगल हो, बस पृथ्वी पर मंगल हो। और किसका मंगल हो? तो आपको याद रखना है कि बस अरुण और वरुण का हो। किसका मंगल हो? अरुण व वरुण का। तो यहाँ पे मंगलमय की कामना की जा रही है ट्रिक के माध्यम से कि सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, उनका ट्रिक क्या है? उनका ट्रिक है कि बस पृथ्वी पर मंगल हो। किसका मंगल हो? तो बस अरुण और वरुण का। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ बस जो है, यहाँ सपेरा सा होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि स होगा, लेकिन यहाँ पे हम इस शब्द को उठा के यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ा सा है। ठीक है। तो ये क्या है? बस। तो इसमें पहला जो ब है, इसका मतलब है बुध। फिर जो स है, इसका मतलब है शुक्र। पृथ्वी से पृथ्वी, पर से यहाँ कोई पर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मंगल से होगा मंगल। फिर यहाँ पे है बस। तो जो ब है, ब का मतलब है बृहस्पति, स का मतलब है शनि, अरुण से मतलब है अरुण, और वरुण से मतलब है वरुण का। तो ये क्या है? 8 ग्रह है। और यही वो 8 ग्रह हैं और सूर्य है। और इनके जो अन्य पिंड हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अन्य जो चीजें हैं, इन सभी पिंडों को मिला के क्या कहा जाता है? सौरमंडल, जिसको हम आगे पढ़ चुके थे। इसमें हम देखे हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अर्थात ये क्षुद्र ग्रहों का एक पेटी पाई जाएगी, एक बेल्ट पाई जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेंगे? क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। और यहाँ से और सूर्य के बीच में जो ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, या इसी को टेरिस्ट्रियल ग्रह के नाम से जानते हैं। और जबकि जो बृहस्पति से पहले, यानी जो ये क्षुद्र ग्रह है, यहाँ से बाहर की तरफ जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? तो इन्हें जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह या बृहस्पति के समान ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, या बृहस्पति के समान ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जो इधर के जो ग्रह हैं, अंदर के जो ग्रह हैं, ये सभी चट्टानों से निर्मित है। जबकि जो बाहरी ग्रह हैं, ये सब किससे निर्मित है? तो आपको याद रखना है कि ये गैसों व द्रव से निर्मित है। गैसों व द्रवों से निर्मित है। या आप कह सकते हैं कि गैस व द्रव से निर्मित है। ठीक है। तो यहां तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। हमें क्या पढ़ना है अब इसके आगे? ठीक है ना? अगर हम यह पूछें कि बताएं कि जो सौर मंडल है, जो ये सौर मंडल है, इस सौर मंडल में सूर्य का सबसे नजदीकतम जो ग्रह है वो कौन सा है?
तो आपको याद रखना है कि ये सौर मंडल में सूर्य का जो सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध है। उसका नाम क्या है? बुध है। और जो सबसे अधिकतम दूरी पर है वो कौन है? तो जो सबसे अधिकतम दूरी पर है वो है वरुण। वो कौन सा है? वरुण। अगर हम पूछें कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां जो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पूछा जाए कि अगर इनको क्रम में पूछा जाए कि क्रम में बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो देखें अगर इसे क्रम के रूप में व्यवस्थित करना हो, क्रम के रूप में क्या करना हो? व्यवस्थित करना हो, तो कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है कि यहां से जो ये ग्रह है इधर की तरफ, ये सभी इधर ये घटते क्रम में है। ये किस क्रम में है? घटते क्रम में है। किस 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 रूप में? तो ये आकार में। किस में? आकार में। यानी आकार में ये घटते क्रम में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये शनि है, इससे छोटा अरुण है, इससे छोटा वरुण है। जब हम इधर अंदर की तरफ आते हैं तो आपको याद रखना है कि यहां से चलेंगे, पृथ्वी को लेंगे, फिर शुक्र को लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो शुक्र है, ऐसा माना जाता है कि जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के क्या है? समान है, यानी लगभग लगभग समान आकार की है, आकृति के है। इसलिए इसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या आएगा? बृहस्पति, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी को लेंगे, फिर शुक्र को लेंगे। इसके बाद से आपको याद रखना है कि जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है। ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। जब ये सबसे छोटा ग्रह है इसका मतलब कि ये अंत में आएगा, तो इसके बाद इससे पहले हमें किसको रखना होगा? मंगल को रखना होगा। तो आइए हम इसको क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जब हम इसको आकार में लिखेंगे, आकार में जब हम ग्रहों को सजाएंगे, जब आकार में ग्रहों को सजाएंगे तो सबसे पहले हमें किसको लिखना होगा? बृहस्पति को लिखना होगा। बृहस्पति के बाद कौन आएगा? तो शनि। शनि के बाद कौन आएगा? अरुण। और अरुण के बाद कौन आएगा? वरुण। और वरुण के बाद कौन आएगा? तो आपको याद रखना है पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन आएगा? तो पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र। पृथ्वी के बाद कौन आएगा? शुक्र आएगा। और शुक्र के बाद कौन आएगा? मंगल। कौन आएगा? मंगल। और मंगल के बाद अंत में कौन आएगा? बुध। कौन आएगा? बुध। तो आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं पे अगर हम बुध की बात करें कि बुध कौन है, तो बुध जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि बुध। इसको दूरी के आधार पे भी पूछा जाता है कि जो ग्रह है ये दूरी के आधार पे बताएं कि कौन से क्रम पे है। तो इसमें पूछा जाता है कि बताएं कि दूरी के आधार पे सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा है। तो दूरी के आधार पे सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा है? बुध है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? शुक्र। तीसरे नंबर पे कौन आता है? बृहस्पति। चौथे नंबर पे कौन आता है? मंगल। और पांचवें नंबर पर कौन आता है? बृहस्पति। छठवें नंबर पे आता है शनि। सातवें नंबर पर आता है अरुण। और आठवें नंबर पे आता है वरुण। यानी सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और
यहां अब सबसे पहले हम इन ग्रहों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बुध को। किसको पढ़ेंगे? बुध को। देखें, जो बुध है ना, आप देख चुके हैं कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है, बुध। जिसे क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे मरकरी कहते हैं। मरकरी, ये जो मरकरी है, ये सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह, अर्थात अब इसके बाद कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो सूर्य का सबसे नजदीक हो, ठीक है ना, सूर्य के सबसे नजदीक हो। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है? बुध है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस पे इसका कोई अपना वायुमंडल नहीं है। इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात यहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित है, या कह सकते हैं कि अपना कोई वायुमंडल नहीं है। अपना कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा। और जब यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, तो इसका एक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। और इसी का दुष्परिणाम होगा कि यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर पाया जाएगा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सर्वाधिक तापांतर पाया जाएगा। अब बात आती है कि तापांतर क्या होता है। तो अगर तापांतर को यहाँ देखें कि तापांतर क्या है, तो तापांतर शब्द को अगर तोड़ें तो यहाँ दो शब्द आपको मिल जाएगा। एक होगा ताप और दूसरा है अंतर। ताप मतलब आप जान रहे हैं कि ताप यानी टेम्परेचर, और अंतर मतलब उसमें डिफरेंस। अर्थात यहां पे सर्वाधिक ताप में अंतर देखने को मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? सर्वाधिक ताप में अंतर मिलेगा। और यह अंतर किस तरह का होगा? तो देखें, यहां के अगर दिन के अगर बात करें कि यहां के दिन का तापमान कितना होगा, ठीक है ना, दिन का तापमान, तो जो दिन का तापमान है ये 467 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी यदि आप चाहें कि वहां पे जाएं हम दिन में, और दिन में बुध पे चल के वहां पे सैर करें, तो आप याद रखें कि वहां का टेम्परेचर इतना हाई है कि केवल हड्डियां बचेंगी, और अगर कुछ विशेष परिस्थितियां न रहे तो हो सकता है कि आपकी हड्डियां भी वहां पे न बचे, ठीक है। दूसरी, यहां रात का टेम्परेचर कितना होगा? तो जो रात का टेम्परेचर है ये -180 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब कि यहां पे दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होगी। यानी अगर आप चाहें कि हम क्या करें, दिन रात के टाइम चलो यहाँ पे सैर करते हैं, दिन में तो बहुत गर्मी है, रात में सैर कर लेते हैं। तो अगर रात में भी यहाँ निकलते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि आप ठिठुर के मर जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जम जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ देख रहे हैं कि जो रात का टेम्परेचर है बुध का वो कितना है? -180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिन का टेम्परेचर कितना है? तो 400 डिग्री सेल्सियस है, 467 डिग्री सेल्सियस है। और आपको याद रखना है कि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। ये क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह, दूसरा सबसे
गर्म ग्रह है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वो बुध। ठीक है, अब बात आती है इसके परिक्रमण और परिभ्रमण को लेकर। परिक्रमण का मतलब है कि परिक्रमा अर्थात चारों तरफ घूमना, और परिभ्रमण का मतलब है घूर्णन अर्थात अपने अक्ष पे ही क्या कर लेना, घूमना। जैसे आप कभी लट्टू को देखें तो लट्टू जब आप उसको नचाएं तो नचाएंगे तो देखेंगे कि दो तरह के लट्टू गति करते हैं, दो तरह से घूमते हैं। पहला कि वो अपने जगह पे ही क्या करता है, वो घूमता रहता है ना। जब वो अपनी जगह पे ही वो घूमे तब उसको कहते हैं घूर्णन, या उसी को कहते हैं परिभ्रमण। उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण। इसी परिभ्रमण को कहते हैं कि अपने अक्ष पे घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन। तो ये क्या करता है, अपने अक्ष पे घूर्णन करेगा। दूसरा है परिक्रमण, और जो परिक्रमण है ना, ये परिक्रमा से बना है। किससे बना है, परिक्रमा। और परिक्रमा अक्सर जब आप मंदिरों में जाते होंगे पूजा करने तो देखेंगे कि मंदिर में जो मूर्ति होती है, जो पूजा स्थल होता है, उसके क्या करते हैं, या मंदिर का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, या फिर जो कई बार देखेंगे कि जो पीपल की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, तो पीपल के चारों तरफ घूम के क्या करते हैं, तो धागे लपेटते हैं। क्या करते हैं, धागे लपेटते हैं। तो जो चारों तरफ घूम रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। जो परिक्रमा कह रहे हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण। यानी जब हम उसको ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, उपग्रहों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, तारों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, परिक्रमण। क्या कहा जाएगा, उसको परिक्रमण कहा जाएगा। तो यहां देखें कि जो बुध है, इस बुध का परिक्रमण काल कितना है, बुध का परिक्रमण काल, इसका जो परिक्रमण काल है ये 88 दिन का है। कितने दिन का है, 88 दिन का। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो बुध है, जो बुध है, ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा। क्या कर लेगा, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक है, और जब सबसे नजदीक है तो इसको सबसे कम टाइम लगेगा। जैसे आप ऐसे समझें कि मान लें कि ये क्या है, एक केंद्र बिंदु है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ गोले हैं जो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले कौन इसका एक चक्कर पूरा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे नजदीक होगा इसके केंद्र के, वही क्या करेगा, सबसे पहले एक चक्कर पूरा करेगा। तो उसी तरह से जब हम सौर मंडल में देखते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है, तो जब ये बुध चलेगा तो सबसे कम टाइम में ही क्या करेगा, इस सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। ठीक है ना। और ये परिक्रमण काल कितने दिन का होता है, तो आपको याद रखना है कि ये 88 दिन का होता है। वहीं अगर हम बुध के परिभ्रमण काल की बात करें, अगर इसके अपने अक्ष पर घूर्णन काल की बात करें कि इसका अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितने का है, तो आपको याद रखना है ये 59 दिन का है। कितने दिन का है, 59 दिन का। अर्थात ये सूर्य का एक चक्कर तो पूरा कर देता है 88 दिन में, लेकिन जब अपने अक्ष पे जब ऐसे घूमता है, जब अपने अक्ष पे क्या करता है, ऐसे घूमता है, तो अपने अक्ष पे इसको घूमने में कितने दिन का टाइम लगता है, 59 दिन का लगता है। ठीक है ना। अर्थात ये पृथ्वी के सापेक्ष 29 दिन है। आपको याद रखना है कि पृथ्वी के सापेक्ष 29 दिन, यानी जो पृथ्वी का 29 दिन है वो बुध का एक दिन है। ठीक है ना। और जो पृथ्वी का 88 दिन है, उसके पृथ्वी के 88 दिन में ये बुध क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा करता है। यानी पृथ्वी के सापेक्ष हम इस दिन की गणना कर रहे हैं। बात समझ में आया ना। क्योंकि आपको पता है कि जो एक वर्ष होता है, एक दिन होता है, ये किसको कहते हैं,
एक दिन तब कहा जाता है, एक दिन की गणना तब की जाती है, जैसे मान लें कि यहाँ पे ये बुध है, ये क्या है, बुध है। जब ये अपने अक्ष पे ही क्या कर ले, ऐसे एक चक्कर पूरा कर ले, जब अपने अक्ष पे ही क्या कर ले, अपने घूर्णन अक्ष पे ही क्या कर ले, एक चक्कर ऐसे घूम ले, ठीक है ना, तब हम इसके एक घूर्णन को क्या कहते हैं, एक दिन के बराबर काउंट करते हैं। जैसे पृथ्वी की बात कर लेते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक दिन है वो कितने समय का होता है, तो लगभग 24 घंटे का होता है। लगभग कितने घंटे का होता है, लगभग 24 घंटे का होता है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए पृथ्वी का एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। तो पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। ठीक उसी तरह से जब हम पृथ्वी के 24 घंटे के अकॉर्डिंग, पृथ्वी के एक दिन के अकॉर्डिंग जब हम इसके एक दिन की गणना करते हैं, तो इसका एक दिन पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो बुध है, ये बुध सूर्य का सबसे नजदीकतम सबसे नजदीकतम ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। जब इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। जब सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, तो यहाँ दिन का तापमान कितना होता है, 467 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसके परिक्रमण काल की बात करें कि परिक्रमण काल कितने समय का है, तो 88 दिन का है। अर्थात सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो ये 88 दिन में। और अपने अक्ष पे कितने समय में ये घूर्णन करती है, घूमती है, तो आपको याद रखना है कि ये 59 दिन में अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। अब बात आती है शुक्र की। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़े। किसको पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे शुक्र को। किसको पढ़ेंगे, शुक्र को, जिसको बोलते हैं वेनस। क्या कहते हैं, वेनस कहते हैं। जब वेनस की बात करते हैं कि जो वेनस है, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी सूर्य से दूसरा नजदीकतम ग्रह है। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य का दूसरा नजदीकतम ग्रह है, दूसरा नजदीकतम ग्रह है। तो ये क्या है, सूर्य का दूसरा नजदीकतम ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि यहां पे सर्वाधिक तापांतर इसका अपना वायुमंडल है, अपना क्या है, वायुमंडल है। लेकिन इस वायुमंडल की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसके वायुमंडल में जो CO2 है, वो कितनी मिलती है, तो 90 to 95% यहाँ पे इसके वायुमंडल में CO2 पाई जाती है। और CO2 के बारे में आप जान रहे हैं कि एक ऐसी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, जो क्या करती है, टेम्परेचर को प्रभावित करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो जब इसका यहाँ पे 90 to 95% जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर हाई होने वाला है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कितना पाया जाएगा, तो यहाँ का जो तापमान है वो 480 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब यहाँ का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थात यहाँ पे प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न होगी, प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। देख रहे हैं कि जब इसका अपना वायुमंडल है और इस वायुमंडल में
जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 90 to 95% है, जिसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, यानी 480 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। आपको याद रखना है कि जब ये टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ये भी याद रखना है कि पूरे सौर मंडल में, मतलब जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल में सर्वाधिक ताप वाला अगर कोई ग्रह है तो आपको याद रखना है कि वो शुक्र है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, ये क्या है, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, यानी जो शुक्र है इसका जो तापमान है सबसे अधिक है। इसके पहले हम पढ़े हैं कि सौर मंडल का दूसरा सबसे अधिकतम तापमान वाला ग्रह तो वो कौन सा है, बुध है। और सर्वाधिक तापमान वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, आपको याद रखना है कि वो शुक्र है। इसकी एक विशेषता और भी है कि जो ये शुक्र है ना, ये क्या करता है, तो ये सर्वाधिक जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है उसको क्या कर देता है, परावर्तित करता है। क्या करता है, उसको परावर्तित कर देता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश का अधिकतम भाग या हिस्सा परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जब ये अधिकतम भाग क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, चमकेगा। ये क्या होगा, चमकेगा। जब चमकेगा इसलिए ये क्या होगा, ये सबसे अधिक चमकेगा, क्योंकि सबसे अधिक क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, सबसे अधिक चमकेगा। इसलिए इसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं। और जब ये सर्वाधिक चमकेगा तो जाहिर सी बात है ये खूबसूरत नजर आएगा, इसमें सौंदर्यता नजर आएगी, इसलिए इसे सौंदर्यता का देवी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्यता का देवी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सौंदर्यता का देवी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सौंदर्यता की देवी या देवता कह सकते हैं। कई जगह पे देवता भी मिल जाता है, तो सौंदर्यता का देवता कहा जाता है या सौंदर्यता का देवी कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे सौंदर्यता का देवी कहा जाता है। अब देख रहे हैं कि जो शुक्र है, ये शुक्र सूर्य से दूसरा नजदीकतम ग्रह है। इस सूर्य का अपना वायुमंडल है, लेकिन इसके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, ये कितनी है, तो 90 to 95% है, यानी 90 से 95% है। और जब इतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले प्रकाश के मैक्सिमम हिस्से को यह क्या करेगा, यहां से मतलब अगर उसके वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो उसके वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देगा, जिसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक बात है। और जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 480 डिग्री सेल्सियस होगा। जब 480 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न होगी। और जब इस यहाँ पे प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न होगी तो आपको याद रखना है कि ये नर्क का दर्शन कराएगा। ठीक है ना, किसका दर्शन कराएगा,
नर्क का दर्शन कराएगा। इसको इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नरकों वाला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नरकों वाला ग्रह कहा जाता है। क्यों नरकों वाला ग्रह कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ही इतना हाई है कि देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर भारत में है, अपने किसी गांव में है, किसी शहर में है, तो चूंकि शहर में तो कूलर पंखा और एसी वगैरह चलाते हैं तो उनको ज्यादा इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर गांवों में देखें तो जो गर्मी का मौसम होता है या ठंडी का मौसम होता है, दोनों ही कंडीशन बहुत ही प्रभावकारी होती है। दिन के अगर गर्मी का दिन है तो उनको गर्मी से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि रहना मुश्किल होता है, और वैसे ही ठंड से परेशान हो जाते हैं। शहर में चूंकि वहां पे सारी व्यवस्थाएं हैं तो उनको इस चीज का उतना एहसास नहीं होता है कि कितनी ज्यादा गर्मी है या कितनी ज्यादा ठंडी है। तो अगर गर्मी का अगर एहसास पूछना है कि गर्मी का एहसास क्या है, तो गांव में आके पूछें, वो आपको बताएंगे कि गर्मी क्या होती है। जब गर्मी इतनी ज्यादा हाई हो कि लोग गर्मी की वजह से भी क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ के टेम्परेचर ही अगर इतना हाई हो जाए, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाए, 480 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, जबकि अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच रह रहा है, और इतने में सबकी हालत खराब है, ठीक है ना। चाहे वो किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ रहा हो, किसी बगीचे में बैठ रहा हो, या घर में वो फैन चालू करके बैठा हो, फिर भी वो इस गर्मी से जूझ रहा है। अगर ये टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो तब क्या होता, जबकि हमारे यहां तो सारी व्यवस्था है उसके बावजूद भी, यानी आपको पेड़ भी मिलेंगे, अगर आप शहर में हैं तो आपको कूलर पंखा एसी भी मिलेगा। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि अगर एसी वगैरह अगर इतने टेम्परेचर पे भी चलाते हैं तो आपको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, है ना। लेकिन अगर ये टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 480 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होगा, कितना भयावह स्थिति होगी कि पूरे पृथ्वी को ही क्या कर सकता है, तो साफ कर सकता है, अर्थात तो क्या कर देगा, नरक का दर्शन करा देगा। इसलिए जो शुक्र है, शुक्र पर जब टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नरकों वाला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नरकों वाला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, नरकों वाला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, इसके परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल से लेके, ये परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल डायरेक्टली यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका दिन का तो जो दिन की लंबाई है, अर्थात दिन जो होते हैं बड़े होते हैं और वर्ष छोटा होता है। दिन क्या होता है, बड़ा, और वर्ष क्या होता है, छोटा। जबकि आप आप अब तक जान रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं उन सब में क्या होते हैं, वर्ष बड़े होते हैं और दिन क्या होते हैं, छोटे। जैसे हम पृथ्वी की ही बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी का वर्ष क्या है, बड़ा है, और दिन क्या है, छोटा। दिन होता है 24 घंटे का लगभग, और वर्ष होता है 365 दिन का। तो यहाँ का कंडीशन अलग है, इसका वर्ष छोटा होता है और दिन बड़ा होता है। इसका वर्ष क्या होता है, छोटा, और दिन बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बात करें परिक्रमण और परिभ्रमण काल की, ठीक है, इसको मिटाए। अगर शुक्र के अगर हम परिभ्रमण काल की बात करते हैं, परिभ्रमण काल, ये परिभ्रमण काल है, इसी को कहते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन।
काल है तो काल जोड़ लेते हैं। इसी को कहते हैं दिन की लंबाई, यही क्या कहलाएगा, दिन कहलाएगा। और दूसरा है परिक्रमण काल, दूसरा क्या है, परिक्रमण काल है। और जो परिक्रमण काल है ये क्या कहलाएगा, वर्ष कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, वर्ष कहलाएगा। जो शुक्र है, जो शुक्र है, शुक्र का जो परिभ्रमण काल है, जो परिभ्रमण काल है ये कितने दिन का होता है, तो 243 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 243 दिन का। अर्थात ये पृथ्वी का दिन है 243 दिन, तो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर क्या होता है, इसका एक दिन होता है। और इसका वर्ष कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि ये वर्ष हम तभी काउंट करते हैं कि जब वो पिंड अर्थात जो ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया हो। जब सूर्य का क्या कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले, तब हम उस पूरे काल को, पूरे समय को एक साथ जब काउंट करते हैं तो उसको वर्ष में काउंट करते हैं। बात समझ में आया ना। तो ये जो शुक्र है ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कितने समय में करता है, तो आपको याद रखना है कि ये 225 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 225 दिन में। अर्थात पृथ्वी के 225 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, और पृथ्वी के 243 दिन में ये अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है। अर्थात यहाँ पे जो दिन की लंबाई है 243 दिन की होती है, और यहाँ वर्ष की लंबाई कितनी होती है, तो 225 दिन की होती है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिन है जो क्या है, बड़ा है, और वर्ष जो है क्या है, छोटा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे वर्ष की लंबाई छोटी व दिन की लंबाई बड़ी होती है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वर्ष की लंबाई छोटी और दिन की लंबाई बड़ी होती है, तो आपको याद रखना है कि वो शुक्र है, वेनस। ठीक है ना। तो आपको इसका जो परिक्रमण काल है, परिभ्रमण काल है, दोनों कालखंड को आपको याद रखना होगा कि इसका परिक्रमण काल कितने दिन का है, 225 दिन का, जबकि इसके परिभ्रमण काल कितने दिन का है, 243 दिन का है। ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है कि इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और किस रूप में, तो ये प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है, याद रखें। ठीक है ना। इसी तरह से आपको बुध में भी याद रखना है कि बुध का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध का अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, या बुध का उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। तो देख रहे हैं कि ना तो बुध का कोई अपना उपग्रह है, न शुक्र का कोई अपना उपग्रह है। ठीक है ना। ये स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, बेचारे घूम रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है प्राकृतिक रूप से, इसका मतलब ये है कि जो उपग्रह है, उपग्रह किसको कहा जाता है, तो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, है ना। उपग्रह तो हिंदी वर्ड है तो थोड़ा आप सस्पेंशन में हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सैटेलाइट। तो आप जान रहे हैं कि दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, है ना। तो जब वो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो सभी क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी के कक्षा में जाके क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो कैसे उपग्रह है, वो कैसे सैटेलाइट है, तो कृत्रिम है। जबकि जैसे चंद्रमा है, ये भी क्या है, एक तरह का ये सैटेलाइट है, लेकिन ये कैसा है, प्राकृतिक है। उसका नाम क्या है, मून, चंद्रमा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बुध हो या शुक्र हो, इन दोनों का अपना कोई उपग्रह नहीं है। जो शुक्र है ये सूर्य का नजदीकतम दूसरा नजदीकतम ग्रह है। इसके वायुमंडल में CO2 90-95% है। इसका जो टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और ये नर का दर्शन करा देता है, इसलिए इसे नरकों वाला ग्रह कहा जाता है। इसका जो परिक्रमण काल है, परिभ्रमण काल से क्या होती है, कम होती है। अर्थात दिन की लंबाई अधिक और वर्ष की लंबाई क्या होती है, कम होती है। ये इसका क्या रहा, प्रमुख विशेषता रहा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको जानना है कि इसे और क्या कहते हैं।
देखिए, जो शुक्र है इसे सांझ और भोर का तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांझ व भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये शाम के समय में किधर दिखाई देता है? पश्चिम में। और भोर के टाइम यानी मॉर्निंग के टाइम में या भोर के टाइम में कब दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? तो पूरब में दिखाई देता है। पूरब दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। एक चीज और आपको याद रखना है कि इसका जो जो सूर्य का जो चक्कर लगाने की जो स्थिति है, अर्थात इसका जो घूर्णन है वो किधर होता है? तो आपको याद रखना है कि ये पश्चिम पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की तरफ। ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। घूर्णन करता है। जब ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पश्चिम में क्या होगा? सुबह होगा। पश्चिम में क्या होगा? सुबह। तो पूरब में क्या होगा? शाम होगा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे जो शुक्र है ये सभी ग्रहों की विपरीत दिशा में क्या करता है? घूर्णन करता है। ऐसे दो ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। एक तो शुक्र है और दूसरा आएगा अरुण, ठीक है ना। ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं कि विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शुक्र है इसे क्या कहा जाता है? सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। यहाँ पे ये शाम के समय में ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और भोर के टाइम में ये पूरब दिशा में दिखाई देगा। और इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शुक्र है ये इसका जो घूर्णन है पूरब से पश्चिम की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे पश्चिम में क्या होगा? मॉर्निंग होगी, सुबह होगी। तो पूरब में क्या होगी? शाम होगी, इवनिंग होगी। जो शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के समान है। लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है ना। जब ये लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं। पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, इन सब उपाधियों से इसे क्या किया जाता है? नवाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा शुक्र के बारे में। अब बात आती है पृथ्वी, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया है, इस क्लास को फिलहाल यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।